हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम अब ग्रामर यानी व्याकरण या संवाद सेतु के अंतर्गत जो विषय हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोरोना वायरस निबंध के बारे में चर्चा की थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने उसे लिखा भी होगा और अच्छे से समझने की कोशिश भी की होगी। तो बच्चों आज हम चलते हैं कक्षा 11 के एक टॉपिक आलेख की तरफ। तो देखो बच्चों कि आलेख शब्द क्या है। आलेख की अगर देखें बात करें तो ये भी तो क्या है, एक गद्य लेखन की विधा है। और होता ये कैसा है, निबंध की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर अपने हेडिंग डाल के नहीं लिखते। जैसे निबंध में तो अपनों संकेत बिंदु देते हैं, लेकिन फिर आलेख में ऐसा नहीं करते हैं। और इसकी जो शुरुआत होती है, जो अंत होता है, वो हमेशा क्या है, रोचक होना चाहिए। और पैराग्राफ हमें क्या है, बदलते रहना चाहिए। और आलेख जो आपके आएगा टॉपिक, वो किसी से संबंधित हो सकता है, फिल्म जगत से, खेल जगत से, समाज से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से, प्रसिद्ध विषय से संबंधित, या जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं उनसे संबंधित आपसे आलेख पूछा जा सकता है। तो आइए बच्चों हम अपने देखते हैं कि आलेख होते क्या हैं और इसको किस तरह से लिखा जाता है, और इसको लिखते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। और एक उदाहरण भी हम क्या है लिख कर या आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखो आलेख क्या होते हैं, गद्य लेखन की विधा है। इसे वैचारिक गद्य रचना भी कह सकते हैं। ज्वलंत मुद्दों, समस्या, अवसर, चरित्र पर आलेख लिखे जा सकते हैं। किसी एक विषय पर विचार प्रधान छोटी सी संयुक्त गद्य रचना को आलेख कहते हैं। यानी कि रचना हो तो छोटी सी, लेकिन वो किस प्रधान होनी चाहिए, विचार प्रधान होनी चाहिए। तो किसके अंतर्गत आती है, आलेख के। इसमें तथ्य भी होते हैं, विश्लेषण भी होते हैं, और विचारात्मक संपूर्ण जानकारियां दी जाती है। अब बात करते हैं कि इसको आप लिखेंगे कैसे, या इसके मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो देखो मुख्य अंग, सबसे पहले हम इसकी लिखते हैं भूमिका। तो जो आपको शीर्षक दिया गया है उसके अनुसार आप क्या है भूमिका लिखेंगे, लेकिन भूमिका को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखेंगे। उसके बाद में जो विषय आपने चुना है उस विषय से संबंधित क्रमिक विकास, यानी उसकी जो तारतम्यता है, क्रमबद्धता है, वो टूटनी नहीं चाहिए। उस विषय से संबंधित ही आप इसमें लिखेंगे। और अंत में क्या करेंगे, तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष लिखेंगे। तो इसमें बच्चों आपको हेडिंग नहीं बनानी, संकेत बिंदु नहीं बनाने, आपको सिर्फ पैराग्राफ चेंज करने हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ में तो आप उस शीर्षक से संबंधित छोटी सी भूमिका बांधेंगे, और दूसरे पैराग्राफ में उस विषय को विस्तारित रूप से लिखेंगे, और अंत में क्या करेंगे, विश्लेषण करते हुए आप उस आलेख का निष्कर्ष निकालेंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि आलेख लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आलेख लिखने से पहले विषय वस्तु को अच्छे से समझकर मनन करना चाहिए। यानी आपके पास ऑप्शन आता है, अथवा में आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि आप कौन से विषय पर आलेख अच्छे से लिख सकते हैं, और आपको उस आलेख में लिखना क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा मनन करना पड़ेगा। और आलेख का आकार संक्षिप्त होना चाहिए, इसे हम निबंध का संक्षिप्त रूप कह सकते हैं। तो बच्चों जब बात आती है आलेख और निबंध में अंतर की, तो इनका मूल अंतर यही है कि आलेख तो क्या होता है, आकार में छोटा, निबंध क्या है, आकार में बड़ा। और आलेख में तो क्या करते हैं, हम अपने निजी विचार लिख सकते हैं, लेकिन निबंध में हम अपने निजी विचार नहीं लिख सकते। उसमें तो जो सूचना पूर्ण रूप से सही है उसे ही हमें समाहित करनी पड़ती है। तो विचार अथवा तथ्य का दोहराव ना करें, यानी जो आप आलेख लिखते हैं उसमें आप एक बात दो बार ना लिखें। वैचारिक और तकनीकी कुशलता युक्त भाषा का प्रयोग करें, जिससे विचारों और तथ्यों की स्पष्टता बनी रहे। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, रोचक हो और आकर्षक होनी चाहिए। और हमेशा वाक्य छोटे होने चाहिए, और आप क्या है अलग अलग परिच्छेद यानी पैराग्राफ बदल कर लिखेंगे। तो कुछ चीज़ें बच्चों अपने को ध्यान रखनी है, जिससे कि आपका आलेख दिखने में भी अच्छा दिखे, और जो आप लिख रहे हैं वो भी क्या है विषय से संबंधित ही हो। तो विचार श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, यानी पहले आप उस विषय से संबंधित कुछ बात लिख रहे हैं तो दूसरी बात उसी विषय से संबंधित आप लिखेंगे, यानी अपनी जो श्रृंखला है उसे छोड़ेंगे नहीं। आलेख की जो शैली है वो विवेचन की, विश्लेषण की अथवा विचार प्रधान
हो सकती है, परंतु विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि आपने एक बात कह दी दूसरी बात उसके विरोध में कहेंगे, तो इस तरह से आपके आलेख का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो इस आलेख लिखते समय हमें दो विरोधी बातें नहीं करनी। हास्य और व्यंग्य उत्पन्न करने वाली बात न लिखें तथा भ्रामक जानकारियां नहीं देनी है। आलेख का समान निष्कर्ष के रूप में आलेख का समापन निष्कर्ष के रूप में होना चाहिए कि जो आपने लिखा है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, और जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। यानी आलेख के जब शुरू करते हैं तो पढ़ने वाले के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि हाँ इस बच्चे ने आगे आलेख में क्या लिखा होगा, तो आप इसकी शुरुआत से अंत तक इसकी जिज्ञासा को बनाए रखें। आप इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप आलेख को अच्छे से लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम एक उदाहरण देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय एकता पर अगर आलेख लिखने की बात आए तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे। तो देखो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें राज्यों के बीच बहुत सारी विविधताएं हैं। एक देश को सही से चलाने के लिए तथा विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के लिए राष्ट्रीय एकता के अभाव में देश खंडों में विभाजित हो जाएगा। जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव करेंगे। देश में आए दिन सांप्रदायिक दंगे होंगे। राष्ट्रीय एकता देश के लिए अति आवश्यक अंग है जो देश को सभी राज्यों के साथ साथ जोड़ने का जरिया भी है। तो भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि इस एक देश में अनेक देशों की कल्पना को सहज रूप से किया जा सकता है। देश में एक ही समय में अलग अलग वातावरण होता है, साथ ही इसमें निवास करने वाले नागरिकों का जीवन भी एक समान नहीं होता, जिसके कारण यहाँ लोगों के बीच विविधता में भी एकता की कल्पना की गई है। इस कल्पना को पूरा करने के लिए समय समय पर अनेक उदाहरण प्रस्तुत होते रहते हैं। देश में शासन करने के लिए फूट डालो राज करो की प्रबल नीति अपनाई गई, किंतु भारत के अखंड जनमानस के आत्मबल के कारण ही 1947 में भारत ने आज़ादी प्राप्त कर ली और आज भारत अपने नागरिकों की एकता के बल पर ही सामाजिक एवं आर्थिक रूप में बहुत ही मजबूती के साथ विश्व धरातल पर अपनी पहचान से सारे संसार में अपने वैभव को प्रस्तुत कर रहा है। तो बच्चों देखो हमने 3 पैराग्राफ में बात की। तो सबसे पहले पैराग्राफ में तो हमने राष्ट्रीय एकता से संबंधित भूमिका बांधी, दूसरे में हमने उसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखा और अंत में हमने निष्कर्ष के रूप में राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया। तो अब बच्चों ये कुछ टॉपिक हैं जो आप अपनी जो आपकी सहायक बुक है या जो गाइड है उसमें से आप इनको अध्ययन करें। जैसे पहला है बढ़ती आबादी देश की बर्बादी, विकास की कुंजी है टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने दिखाई हरी झंडी, और जहां सोच वहां शौचालय, महंगाई, भ्रूण हत्या की समस्या और भारत की राष्ट्रीय एकता। तो कुछ ये टॉपिक है बच्चों कि आप इनको अगर बार बार पढ़ेंगे तो आपको इनका लिखने का तरीका भी अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि आलेख और फीचर में अंतर। तो देखो बच्चों जो फीचर होता है वो तो क्या होता है, किसी भी समाचार को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना होता है। तो आपके फीचर यूं तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आलेख है तो अंतर पूछा जा सकता है। तो हम इसके बीच का अंतर को देखते हैं। तो पहला अंतर है कि फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। यह मनोरंजन ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, जबकि आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना होती है। फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जिसमें कल्पनाशील और सृजनात्मक कौशल होने चाहिए, जबकि आलेख में विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है, कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। यानी फीचर में तो हम अपनी कल्पना और सृजन शक्ति से उसे और ज्यादा रोचक बना सकते हैं, लेकिन आलेख में ऐसा नहीं होता। आलेख को आप इधर उधर की जानकारी और तथ्यों के आधार पर ही लिख सकते हैं, जबकि फीचर के लिए आपको आंख, कान, भाव, अनुभूतियां और मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। फीचर में तथ्य ज़्यादा, वास्तविकता ज़्यादा और लेखक के विचार कम होते हैं, जबकि आलेख में तथ्य कम और लेखक के अपने विचार ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों ये कुछ 4 अंतर है आलेख और फीचर के बीच में। तो एक बार आप इनको भी जरूर
पढ़ लेना। तो बच्चों इस टॉपिक को समझने की कोशिश करना और इसे लिखना, और आलेख आपको जहाँ से भी पढ़ने का मौका मिले आप उसे पढ़ो, ताकि आपको एक लिखने का तरीका आए कि आपको किस तरह से उसकी भूमिका बांधनी है, किस तरह से विषय का विस्तार करना है और किस तरह से अंत में आपको उसका निष्कर्ष बनाना है। तो बच्चों आज के लिए ही इतना ही, और फिर आगे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ।